जय हिंद बच्चों, मैं रामेन सिंह आप सभी के सामने वॉरियर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले वाले वीडियो में वादा किया था कि मैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर प्रेजेंट होऊंगा, वैसे ही उसी वादे को पूरा करते हुए आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। और आपसे उम्मीद है कि आप भी हमारे इस कार्य को जो फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से हमारे मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। आपके लिए एक छोटी सी सूचना है इंडिया वाले बच्चों के लिए कि जो ये इशू है, इस इशू में केवल आप प्लेसेस को ध्यान रखिएगा और जो ट्रीटीज़ है उनको ध्यान रखिएगा। अगर ये ट्रीटी और इश्यूज जो प्लेसेस से रिलेटेड हैं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन डीप में अगर आप समझ रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं एसएसबी के एस्से राइटिंग में और न्यूज़पेपर को पढ़ने में होगा। जैसे कि इंग्लिश वाला पेपर जो होता है उसमें आपका कंप्रहेंशन का लगभग 1/3 पोर्शन होता है जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आता है। अगर आप इन इश्यूज़ को समझे रहेंगे, आपका न्यूज़पेपर पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मन लगेगा और आप इंग्लिश को उतने ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस को। इसी रेस्पेक्ट में आज हम इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों बना रहा ये इश्यूज़। दूसरा देखते हैं कि चाइना का इंटरवेंशन कितना रहा है नेपाल के रेस्पेक्ट में। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था, जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को पढ़ रहे थे, कि जब हम नेपाल के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना का जिक्र जरूर होगा, और कैसे इस इश्यूज़ को मैं वहाँ पर लिंक करूँगा वो भी आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। फिर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू इस बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके क्या है, मेन यही चीज़ है। फिर आपको दिखाएंगे कि डिस्प्यूट्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस इश्यूज़ के बारे में। फिर इंडिया नेपाल से रिलेटेड अदर इश्यूज़ की भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है और इस जो डिस्प्यूट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि इंडिया ये इशू न्यूज़ में क्या था। अगर आपको याद होगा कि चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट के समय मैंने आपको बताया था कि जब 9 नवंबर 2019 में इंडिया ने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था, उसी समय इंडिया ने जो लिपुलेख, काला पानी और लिम्फादुरा वाला रीजन था और सुस्ता का जो रीजन था उसको अपने इंडिया के मैप में शो किया था, जो वो रेगुलर शो करता आ रहा था। जिस प्रकार उसने लद्दाख के यूटी और कश्मीर वाला क्षेत्र दिखाया था, उसी प्रकार इन क्षेत्रों को भी उसने अपने ऑफिशियल मैप में दिखाया था। उसी समय कहीं ना कहीं नेपाल में इस चीज़ का विरोध होने लगा था, लेकिन हाल के समय में चाइना ने, जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है जो इस समय सत्ता में है वहाँ पर, उस पार्टी में इंटरनली कुछ डिस्प्यूट हो गया था और उसको चाइना ने डायरेक्टली उसको जाके नेपाल के ग्राउंड लेवल यानी पार्टी के अंदर वाले डिस्प्यूट को उसने सॉल्व किया, जिसकी वजह से चाइना का प्रभाव धीरे धीरे नेपाल पर बढ़ता चला गया और जिसका नतीजा हम लोग आज काला पानी डिस्प्यूट के रूप में देख रहे हैं। इसी रिस्पेक्ट में उसके बाद क्या हुआ कि जो नेपाल है उसने अपना ऑफिशियल मैप जारी किया। उस ऑफिशियल मैप में उसने जो लिम्पियादुरा, लिपुलेख और काला पानी का क्षेत्र है, जो लगभग 500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसने अपने पॉलिटिकल मैप में शो किया था और इस चीज़ का इंडिया ने अपोज किया था। एक और अंदर जाके देखते हैं कि जो चाइना है उसका कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है नेपाल के, उसमें हर रेस्पेक्ट में उसने नेपाल कंट्रीज को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो जैसा कि पहले ही आपको इशू बताया, जो वहाँ की इंटरनल कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिस्प्यूट था उसको चाइना ने अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से कैसे दूर किया। फिर इकोनॉमिक्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं। नेपाल साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, नेपाल उसमें BRI यानी बॉर्डर रोड
इनिशिएटिव जो चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको नेपाल ने ज्वाइन किया, जिसकी वजह से जो इंडिया जिसका लगातार अपोज कर रहा था, और इंडिया चाह रहा था कि नेपाल भी उस BRI का अपोज करे, लेकिन नेपाल ने BRI को ज्वाइन कर लिया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना ने नेपाल पर अपना प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सब रोड को लेके देखते हैं, रेल को लेकर देखते हैं, एयर के कनेक्टिविटी को लेकर देखते हैं, पावर के रेस्पेक्ट में देखते हैं, और पोर्ट का यूज़ को लेके देखते हैं। सबसे पहले रोड लिंक की बात करते हैं। रोड लिंक में आपको मैंने बताया था कि जो चाइना है वो एक NH219 का उसने लिंक बनाया है। NH219 ये इस रोड को उसने यहाँ कासगढ़ से लेके लहासा तक जोड़ा हुआ है। कासगढ़ से लेके लहासा तक जोड़ा हुआ है, और इस लहासा वाला रीजन को उसने काठमांडू तक जोड़ दिया है नेपाल के। ये वाला तिब्बत वाला रीजन हुआ ऊपर का, नीचे नेपाल के जो राजधानी काठमांडू, उसने इस रोड को लहासा वाले NH219 को उसने काठमांडू से जोड़ने की कोशिश की है। तो रोड की लिंकिंग में देखते हैं लहासा टू काठमांडू। फिर रेलवे लिंक को देखिए, इतना ही नहीं, जो ये नेपाल है, ये मान लीजिए NH219 जा रहा है वहाँ पर, ये लहासा है, चाइना का लहासा क्षेत्र है। लहासा से उसने काठमांडू को रोड लिंक से कनेक्ट किया है। फिर काठमांडू को बीरगंज, ये बी से बीरगंज है, जो कि आप देख रहे होंगे इंडिया और नेपाल के एकदम जस्ट बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है बीरगंज। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है रेल लिंक के माध्यम से। उसने लहासा से काठमांडू और काठमांडू से सीधे बीरगंज तक अपनी रेल लाइन को कनेक्ट कर दिया है। इन फ्यूचर अगर इंडिया और चाइना के बीच कभी भी वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो इस रोड और इस रेल लिंक का कितना अच्छा उपयोग कर सकता है अपने सैनिकों को इंडिया के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार पॉलिटिकल रेस्पेक्ट में, किस प्रकार इकोनॉमिक रेस्पेक्ट में, और किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके चाइना ने नेपाल पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखा और लगातार बढ़ा रहा है। उसी प्रकार कल्चरल व्यू में देखिए आप, जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंडारिन, जो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंडारिन, उस लैंग्वेज को अब नेपाल के सारे स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और इवन यहाँ तक कि उस के पेमेंट के लिए चाइना खुद वहाँ के जो टीचर्स होंगे उनको खुद पेमेंट करेगा। तो आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल रूप में देख सकते हैं कि चाइना का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगातार नेपाल पर बढ़ता जा रहा है। इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो अभी रिसेंट में नेपाल जो भी अपना स्टेटमेंट देता है वो सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ही दे रहा है, और वो आप इजीली इन रेस्पेक्ट में देख भी सकते हैं। नेपाल का अब मेन इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे आते हैं कि अभी प्रेजेंट में लड़ाई क्यों चल रही। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया। अब उस पॉलिटिकल मैप को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। इस मैप पर थोड़ा सा आप नज़र बनाइएगा। ये थोड़ा सा हाफ नेपाल पूरा है, ये नीचे वाला पार्ट इंडिया का है, ऊपर वाला पार्ट चाइना का है। मैंने लिख रखा है हर चीज़। नेपाल का जो ये काठमांडू है, यहाँ पर जो ये डी दिख रहा है ये दार्चुला डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, और ये नीचे यूपी दिख रहा है, इधर बिहार है, इधर उत्तराखंड है। ये जो यूके लिखा है मैंने ये उत्तराखंड है। तो जो अब मेन डिस्प्यूट पे आते हैं क्या है, जो ये काला पानी जल विवाद है। यह डिस्प्यूट बेसिकली इतना है कि काला पानी जो रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है बच्चों। तो आप एक बात समझिए कि जो हिमालय के रिवर्स होते हैं उनका ओरिजिन पॉइंट एक नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई भी रिवर है हिमालय से निकल रही है तो उनके कई ब्रांचेस होते हैं, ठीक। और जो रिवर कैप्चरिंग के माध्यम से एक मेन ब्रांच निकलती है बाद में, ठीक, इसी को मेन रिवर का नाम दे दिया जाता है। तो शुरुआत में ये नहीं पता चलता है कि उसका ओरिजिन ये माना जाए कि उसका ओरिजिन ये माना जाए। बेसिकली यही विवाद है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है मेनली उसमें यही नहीं डिसाइड है कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसका डिमार्केशन ही कहाँ पर है।
वो तो ऐसे ही बस मान लिया गया है कि ये एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। सेम वैसा ही विवाद यहाँ पर भी है। यहाँ पर यही नहीं डिसाइड है कि जो ये काली नदी है, ये जो काली नदी है, काली रिवर को ही हम लोग महाकाली रिवर भी बोलते हैं और मैदान में आके यही घाघरा और सरयू का रूप ले लेती है। इस काली नदी का ओरिजिन कहाँ है, मेन इशू का पॉइंट यही है। जो नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू है, नेपाल और भारत दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, हम जो सगोली का संधि है, सगोली का संधि हुआ था 1816 ईस्वी में। सगोली की जो ट्रीटी हुई थी 1816 में हुई थी और ये हुआ था लॉर्ड हास्टिंग के टाइम। लॉर्ड हास्टिंग के टाइम हुआ था और लॉर्ड हास्टिंग का जो टाइम पीरियड था, ये बच्चों एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। सर मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो पिछले 2-3 साल के अंदर एक बार ये क्वेश्चन सगोली ट्रीटी, सगोली या यान्डबू की जो ट्रीटी है वो पूछा गया था। यान्डबू की जो ट्रीटी थी वो 1826 में साइन किया गया था। इंडिया मतलब ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश का जो रीजन था और म्यांमार के बीच में। उसी प्रकार जो सुगोली की संधि है वो 1816 में हुआ था और उसको ब्रिटेन और जो नेपाल के एक थापा थे उस समय राजा, उनके बीच वो साइन किया गया था। इन्हीं के टाइम में लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। इसी समय थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं है बच्चों की डायरेक्ट ये पूछे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट होता क्या है, उसके अंदर की चीज़ें आपको पढ़ेंगी, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं वो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं और वहीं से जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो जैसे लॉर्ड हास्टिंग का नाम आया वहाँ पर, लॉर्ड हार्डिंग का नाम आया वहाँ पर, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि उनके जो टाइम पीरियड में था, उनके टाइम पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो पहला तो ये नेपाल के साथ इनका वार हुआ था, दूसरा इनका एंग्लो मराठा वार हुआ था। एंग्लो मराठा वार जो रीजन बनाया गया था वो पिंडारियों के दमन को लेके ये बनाया गया था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब आते हैं मेन बेसिकली जो सगोली संधि थी। सगोली संधि में कई पॉइंट्स रखे गए थे, उसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर होगा, जो नेपाल का वेस्टर्न पार्ट होगा, जो नेपाल का ये वेस्टर्न वाला पार्ट होगा, इस वेस्टर्न पार्ट का डिमार्केशन कैसे किया जाएगा। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि जो काली नदी है, काली नदी रिवर के जो जितना भी ईस्ट का पार्ट होगा, काली नदी का जितना ईस्ट का पार्ट होगा वो नेपाल का बॉर्डर बनाएगा और काली नदी के वेस्ट का जो पार्ट होगा वो इंडिया का बॉर्डर बनाएगा। तो उस समय नेपाल भी उस चीज़ से सहमत हो गया था और होना भी था, क्योंकि वो युद्ध बराबरी का था, हार चुकी थी कह सकते हैं एक तरीके से नेपाल। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सुगोली की जो ट्रीटी हुई थी, उस सुगोली की ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो काली नदी है, उस नदी के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न पार्ट है वो नेपाल का होगा, जो वेस्टर्न पार्ट है वो इंडिया का होगा। अब फिर जब ये डिसाइड हो गया था तो इशू क्या हुआ, फिर ये तो क्लियर है कि हाँ जितना पार्ट ईस्टर्न में आएगा काली नदी के वो नेपाल का और जो वेस्टर्न होगा वो इंडिया का। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ये नहीं बताया गया था कि सोर्स ऑफ ओरिजिन जो रिवर का है वो क्या है। सोर्स ऑफ ओरिजिन पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट का एक डिस्प्यूट है जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, वो सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर, ओरिजिन ऑफ काली रिवर। अगर यही डिसाइड हो जाए कि उसका सोर्स क्या था तो कंफर्म है कि कौन सा पार्ट इंडिया को मिलेगा, कौन सा पार्ट नेपाल को मिलेगा। लेकिन यही सोर्स ही नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा, उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हिमालय की नदियाँ होती हैं बच्चों, हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो कोई एक पर्टिकुलर एक सोर्स नहीं होता है, वो कई जो ब्रांचेस होती हैं उनको मिलके एक मेन ब्रांच निकलती है। और ये जो रिवर कैप्चरिंग का प्रोसेस होता है वो एक जगह से नहीं होता, कई जगह से होते हैं। वैसे ही ये जो आप ये देख रहे हैं नेपाल का ये जो रेड कलर का बॉर्डर है, इसके बाद ये डॉटेड और ये वाला पॉइंट जो मैं लिपुलेख पास दिखा रखा हूँ, ये इंडिया का ये जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, नेपाल का ये जो धारचूला वाला डिस्ट्रिक्ट है, और जो चाइना का तिब्बत वाला पार्ट है उसका ट्राई जंक्शन पार्ट है। तो ये लिपुलेख पास हो गया। नीचे देखिए काला पानी एक जगह है, काला पानी जगह से ही
काला पानी के ओरिजिन माना जाता है इंडिया द्वारा, कि इसी काला पानी जगह से काला पानी का ओरिजिन हुआ है, काले पानी नदी का काली नदी का ओरिजिन हुआ है। और जो नेपाल मानता है वो ये मानता है कि जो ये लिम्पियाधुरा वाला रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ से काली नदी निकलती है। अब आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर इस पॉइंट को फिर से ध्यान से सुनना होगा। जो नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू है, नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि जो काली रिवर है, ये काली रिवर का जो ओरिजिन है ये काला पानी ना होकर क्या है बच्चों, लिम्पियाधुरा है, लिम्पियाधुरा। अब मान लो इस काली रिवर का जो ओरिजिन है ये लिम्पियाधुरा हो गया, तो ये जो इतना वाला पार्ट हुआ, इतना वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सुगोली ट्रीटी के अनुसार किसका होगा? ये ईस्टर्न में पड़ रहा है काली रिवर के, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट किसका हो जाएगा? नेपाल का। यही क्लेम कर रहा है लगातार नेपाल कि जो काली रिवर है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? लिम्पियाधुरा से। और जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो इंडिया अपना गला फाड़ फाड़ के ये चिल्ला रहा है कि जो काली रिवर है बच्चों, इस काली रिवर का ओरिजिन कहां से हुआ है? इस काला पानी वाले क्षेत्र से हुआ है। तो जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो यूके का ये पी से मैंने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बना रखा है, उसके जो काला पानी वाला क्षेत्र है वहां से इस काली रिवर का ओरिजिन होता है। जबकि जो नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जो धारचूला का डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के, उसके क्षेत्र में ये रिवर का ये वाला पार्ट आता है जो मैंने ये क्रॉस कर रखा है। और इस जो ये काली रिवर है, इस काली रिवर का जो ओरिजिन माना है नेपाल ने, उसने लिम्पियाधुरा को माना है। अब आपको बात समझ में आई कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और क्या नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बेसिकली जो दिक्कत है, जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई किसको लेके हो रही है? सोर्स को लेके। बाकी तो सुगोली संधि जो है वो है, सुगोली संधि में पॉइंट नंबर 8 साफ साफ लिखा हुआ है कि ईस्टर्न पार्ट नेपाल का, वेस्टर्न पार्ट इंडिया का। किसका? काली रिवर के। लेकिन काली रिवर का जो ओरिजिन है अब यही नहीं पता किसी को, ना नेपाल को ना इंडिया को। लेकिन नेपाल मानता है कि लिम्पियाधुरा उसका ओरिजिन पॉइंट है, और जो इंडिया मानता है काला पानी मानता है, इंडिया काला पानी मानता है। इस वजह से इंडिया का जो इधर वेस्टर्न वाला पार्ट है, यानी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, काला पानी, ये इंडिया का पार्ट होना चाहिए। लेकिन यही चीज नेपाल क्या मानता है कि जो काली रिवर का ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा है। इस वजह से जो लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख जो क्षेत्र है वो नेपाल का पार्ट माना जाना चाहिए। अब देखते हैं ये इस जो, आई होप आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा, क्योंकि ये चीज़ पेपर में लिखा रहता है लेकिन कोई जल्दी ना समझ पाता है ना समझा पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हिमालय रिवर की ओरिजिन कैसे होती है और ये सोर्स कैसे निकालते हैं। इसी को लेके मेनली अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो चल रहा है। अब देखते हैं इस डिस्प्यूट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इंडिया और नेपाल इसको लेके भिड़े हुए हैं। तो सबसे पहला रीजन देखते हैं मानसरोवर पिलग्रिम। जो मानसरोवर तीर्थयात्री होते हैं वो इस लिपुलेख दर्रे को यूज करते हैं। इस देखिए, एक यहाँ पर इंडिया का ये सिक्किम वाला पार्ट बनेगा आगे चल के। सिक्किम में यहाँ पर नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा है भैया? कौन सा दर्रा है? नाथुला पास ना। तो हमारे जो मानसरोवर के पिलग्रिम होते हैं वो या तो इस नाथुला पास का यूज़ करते हैं, और वो भी अभी रिसेंट में यूज़ करना, 2015 या 16 में जब जिनपिंग भारत आए थे तब उन्होंने इस नाथुला पास से यात्रियों को गुजरने का उन्होंने एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ। एक्चुअली में जो ये मानसरोवर पिलग्रिम है ये यहाँ पर कहीं पड़ता है, तो इनको ये पूरा घूम के जाना पड़ता था। इंडिया ने इसीलिए इस लिपुलेख, एक्चुअली में ये रास्ता थोड़ा इजी है क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पर ये कौन सी सड़क गुजर रही है, NH219। तो ये यहाँ से ये सिक्किम से नाथुला दर्रा पास होके NH219 पे यहाँ से जल्दी आसानी से पहुँच जाते थे ये लोग। लेकिन इस वाले जो ये लिपुलेख वाला पास है यहाँ पर ये रोड थोड़ा एक्चुअली में ग्रेट हिमालय है, और ग्रेट हिमालय का आपको पता होगा जो उसका साउथ वाला पोर्शन है वो थोड़ा खड़ा कगार टाइप का है, ठीक, बहुत ही स्टीप है वो। इसी वजह से
जो यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है बहुत छोटा शॉर्टकट है, लेकिन खड़ा कगार होने के कारण इस क्षेत्र में रोड का कंस्ट्रक्शन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये घाटिया बगड़ और जो लिपुलेख रोड लिंक है इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा, और इसके बाद से यहाँ पर मानसरोवर की यात्रा इजी हो गई। लेकिन एक्चुअली में चाइना का, जैसे बताया ना, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नेपाल पर है, तो उसने कहीं ना कहीं नेपाल को इसके लिए भड़काया ज़रूर होगा। ये मतलब अपना पर्सनल व्यू है, ये आप लिखिएगा नहीं, और ये कहीं पर भी आपको बस समझने के लिए ऐसी चीज़ें हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इंडिया चाइना वॉर। जब भी इंडिया चाइना वॉर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया इस लिपुलेख पास का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है। अगर लेकिन यही लिपुलेख पास चाइना के पास चला गया तो इंडिया के पास बहुत कम चांसेस बचेंगे इंडिया चाइना वॉर के टाइम। जैसे कि मैंने इंडिया चाइना वॉर के टाइम भी बताया था कि जो अक्साई चेन वाला रीजन है वहाँ पर चाइना ने कितने ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन कर लिया है, लेकिन इंडिया अभी एक ही रोड कंस्ट्रक्शन किया था और दामचुक से लेके ओल्डी बेग तक का, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था, 10 को टाइम लग गए, एक पूरा दशक लग गया था उस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि अगर ये लिपुलेख पास हमारे पास रहेगा तो जब भी इंडिया चाइना वार होगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी प्रकार इंडिया चाइना ट्रेड को लेके 3 पासेज हैं जहां से रोड के माध्यम से, रोड से ज़्यादा इंडिया और चाइना का तो रोड के माध्यम से बहुत कम, मतलब मुश्किल से 5% ही व्यापार होता होगा इंडिया और चाइना के बीच से रोड लिंक के माध्यम से। मोस्टली जो इंडिया और चाइना के बीच व्यापार होता है वो या तो फिर समुद्री मार्ग से होता है या तो फिर एरोप्लेन के माध्यम से होता है। रोड के माध्यम से बहुत कम होता है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो रोड है, रोड को लेके लिंकेज उतनी अच्छी नहीं है। केवल 3 ही लिंक हैं, एक यहाँ पर सिक्किला दर रहा है, दूसरा यहाँ पर लिपुलेख पास है और तीसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था नाथुला पास है। इन्हीं के माध्यम से होता था। और नाथुला पास अब ये, इससे आप रेशम मार्ग से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एंशिएंट टाइम से इस नाथुला पास को लेकर इंडिया और चाइना के बीच व्यापार होता रहा है, लेकिन प्रेजेंट में बहुत कम है। जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में बताया कि 2016 में ही इस पास को खोला गया था इंडिया और चाइना के एग्रीमेंट को लेके, इसीलिए ट्रेड को लेके भी कहीं ना कहीं ये लिपुलेख पास को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इंडिया नेपाल रिलेशनशिप को लेके भी ये लिपुलेख का पास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी इंडिया और नेपाल में लोग आया जाया करते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर डिस्प्यूट से जो इतर जो अन्य डिस्प्यूट हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिपुलेख काला पानी डिस्प्यूट, ये तो चर्चा कर चुके हैं हम लोग। दूसरा है सुस्ता डिस्प्यूट। जो सुस्ता वाला रीजन है, वो सुस्ता वाला रीजन ये यूपी के बॉर्डर पर पड़ता है, यूपी और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। इंडिया का ये जो सुस्ता वाला रीजन है वो इंडिया अपने मैप पे शो करता है, जबकि नेपाल इस सुस्ता वाले रीजन को अपने क्षेत्र में शो करता है। इस वाले रीजन को लेके लिम्पियादुरा, लिपुलेख, काला पानी और सुस्ता रीजन को लेके भी दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है। तीसरा मधेसी इशू है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मधेसी ये इंडिया के मूल नागरिक हैं, लेकिन नेपाल की जो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर वाला एरिया है यहाँ पर पूरे मधेसी लोग रहते हैं। इस वाले पूरे रीजन में मधेसी, जो पूरा तराई रीजन है, यहाँ पर मधेसी लोग रहते हैं। मधेसी बेसिकली इंडियन ओरिजिन के हैं और जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हो रहा था तो इनको उतने राइट्स नहीं दिए गए थे और जो इनके एरिया को है वो हॉरिजॉन्टली बांटकर इन मधेसियों को भी बांट दिया गया था नेपाल में। नेपाल के वोटिंग राइट्स को लेके इन दोनों इश्यूज़ को इंडिया ने नेपाल के सामने उठाया था, लेकिन नेपाल ने उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ और वो इशू अभी भी बना हुआ है। तो ये एक प्रकार जो मधेसी डिस्प्यूट इसे कहते हैं। मधेसी बेसिकली आप इंडिया का इनके साथ रोटी बेटी का संबंध भी सुनते होंगे, वो ये मधेसी ही क्रिएट करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध। फिर देखते हैं कि इस डिस्प्यूट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया को अपना बिग ब्रदर जो पॉलिसी है वो उस रवैये को छोड़ना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जब इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 हुआ था, ये फ्रेंडशिप मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है,
जगह नहीं थी। तो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 जो हुआ था उसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के सचिव गए थे, और जबकि वहाँ से नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस ट्रीटी को साइन किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं नेपाल अपने आप को भारत के रेस्पेक्ट में स्मॉल ब्रदर समझता है, इसीलिए इंडिया को ये बिग ब्रदर जो पॉलिसी है इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। दूसरा देख सकते हैं कि जो इंडिया नेपाल के बीच ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी है, इस डेफिसिट को भी पाटने की ज़रूरत है। तीसरा इशू इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देख सकते हैं। इंडिया का जो ये नेपाल का रक्सौल वाला इलाका है, ये देखिए मैंने रक्सौल इस क्षेत्र को दिखाया जो बिहार में है, और जो काठमांडू नेपाल में जो काठमांडू है इसके बीच हम लोग जो रेल लिंक है इस प्रोजेक्ट को भी हमें बहुत तेज़ी से डेवलप करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि मोतिहारी टू अमलेखगंज नेपाल का है, मोतिहारी बिहार में है। इस एक ऑयल पाइपलाइन डेवलप किया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आया था एनडीए के। इस ऑयल पाइपलाइन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो रिलेटेड प्रोजेक्ट है इंडिया को उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है, जिससे इंडिया और नेपाल के बीच जो संबंध है वो घनिष्ठ हो सके। इसी प्रकार आपको इंडिया नेपाल और इंडिया चाइना से रिलेटेड जो भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं वो हमने आपके सामने रखा है, और जितना समराइज वे में हो सकता है उतने समराइज वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इसी प्रकार आप हमारे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आपके सामने जल्द ही नए इश्यूज़ को लेके प्रेजेंट होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जय हिंद।